धूप पड़ रही है। राम राम जी यार, क्या मौज आ रही है। आप भी की वैसी वक्त कट रहा है। अरे तिरंगा फैला दिया भाई यार पूरे जापान में, बढ़िया। सबसे पहले तो यार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको। यार वैसे 15 अगस्त को हम सब बड़े शान से तिरंगा तो फहराते हैं, मैंने भी फहराया था अभी, और उससे ज़्यादा इंस्टा पे डीपी भी बदल लेते हैं। पर उसके बाद ना ये सारी चीज़ें थोड़ी हल्की सी पड़ जाती हैं। नो डाउट ऐसा कोई हिंदुस्तानी नहीं होगा जो तिरंगे की इज्जत नहीं करता होगा। जब किसी दूसरे देश से आया हुआ टेररिस्ट हमारे घर में घुस के हमको बम से उड़ाना चाहता है, या ऐसी कोई मार्केट जिसमें हम जाते हैं उस मार्केट को बम से उड़ाना चाहता है, या बंदूक लेके AK-47 या AK-56 से ऐसे अंधाधुंध रेलवे स्टेशन पे मारने की कोशिश करता है, तब हमारे जो देश का फौजी या फिर पुलिस अफसर जो होते हैं वो आके बीच में कि तू देश का हमारे एक आदमी तो छोड़, तू मच्छर मार के दिखा दे। और इस लड़ाई में जब उनकी जान शहीद हो जाती है तब उनको तिरंगे में लपेट के बड़े ही मान सम्मान इज्जत के साथ इस दुनिया से विदा किया जाता है। तो तिरंगे की इज्जत तो बहुत ज़्यादा है हर किसी के दिल में। और जब हम किसी देश से बाहर जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं या पढ़ने लिखने जाते हैं या किसी भी काम से जाते हैं, तब हमें कोई तिरंगा दिखता है कहीं पर तो ऐसा मन में शांति मिलती है। तब लगता है कि यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें यहाँ से मदद मिलेगी क्योंकि इसके ऊपर तिरंगा लगा हुआ है। पर अभी भी ना यार कुछ लोग हैं जो, जैसे इंडिया को आज़ाद हुए 75 साल के आसपास हो गए अब तो, पर जो अंग्रेज़ों ने जब हमको गुलाम बनाया था, जो उन्होंने एक पैटर्न सेट कर दिया था ना कि जो उनकी भाषा है वो अच्छी है, हाई लेवल है, हमारी भाषा है वो इतनी ठीक नहीं है, उसको इतनी इज्जत नहीं मिलेगी। जो साहब लोग होते हैं वो अंग्रेज लोग होते हैं, तुम्हारा खाना बेकार है, हमारा खाना हाई लेवल है, अगर हम टेबल पे फोर्क नाइफ से खाते हैं तो हम हाई स्टैंडर्ड माने जाएंगे, हम पढ़े लिखे माने जाएंगे। तुम अगर धरती पे बैठ के हाथ से अपना दाल चावल या रोटी सब्जी खाते हो तो तुम गवार माने जाओगे। तुम्हारी भाषा, तुम अगर अपने गाँव की भाषा बोलते हो अपने डायलेक्ट में तो तुमको बोला जाएगा कि ये कम पढ़ा लिखा है, ये गवार है। पर तुम इंग्लिश बोल रहे हो, चाहे तुम बिना सर पैर की ही बातें कर रहे हो, तो तुमको एक पढ़ा लिखा माना जाएगा। तो ये यार ये सोच से कैसे आज़ादी मिलेगी, ये कलेश ज़्यादा बड़ा है। मैं यार जापान में रहता हूँ। इंडिया नो डाउट बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छा है, पर जापान की जो अच्छी चीज़ें हम उनसे सीख सकते हैं, तो जिसमें से एक चीज़ ये है कि जैसे जापान की जो एजुकेशन होती है वो जापानीज़ लैंग्वेज में ही होती है। जापान की जॉब में जो भी लैंग्वेज यूज़ होती है, जो भाषा बोली जाती है वो जापानी ही होती है। उनकी अपनी मातृभाषा जो बचपन से ही वो बोलते आए हैं। जो जापानीज़ में बोलता है, जो जापानीज़ में पढ़ता लिखता है, उसकी इज्जत ज़्यादा होती है। जो कोई अपने गाँव की जापानीज़ में अलग अलग स्टेट होते हैं, अलग प्रीफेक्चर है, सबका अपना अपना एक डायलैक्ट होता है। जो मेरे साथ जो लोग पढ़ते हैं या जो मेरे साथ जो लोग पहले जब मैं जॉब करते थे तो उनके एक्सेंट को लेकर कभी भी ऐसा नहीं बोला गया कि तू गवार है, तू ठीक से नहीं बोलता। वो अपने बड़े प्राइड से अपनी जहाँ से जगह से बिलोंग करते हैं वहाँ के डायलेक्ट में, वहाँ के एक्सेंट में बात करते हैं और सब एक दूसरे की बात समझते हैं। अगर जो कोई वर्ड अलग इधर उधर होता है जो नहीं समझ में आता तो पूछ लेते, नॉर्मल समझ में आ जाती है। इंडिया की किसी और पार्ट से होते जहाँ पर हिंदी इतनी ज़्यादा नहीं बोली जाती, कोई और भाषा बोली जाती है जो मुझे नहीं आती और हिंदी तुमको इतनी अच्छी नहीं आती, तब फिर हम इंग्लिश का यूज़ करेंगे। अपने अपने जो भी हमारा एक्सेंट होता है, जो भी हमारा डायलेक्ट है, उसमें हम कम्युनिकेशन अगर कर पा रहे हैं तो इसमें जज नहीं हो करना चाहिए ना किसी को कि वो इंसान कैसा है यार। तो ये चीज़ और बदल जाए ना तो भगवान का सब इंडिपेंडेंस डे का मज़ा ही आ जाएगा कि अब है हम पूरी तरह से सोच से आज़ाद। जो अंग्रेज़ों ने गुलामी वाली सोच डाली थी ना हमारे अंदर, तो वो सोच से आज़ाद हो जाएंगे ना तो भगवान के सब इंडिया रॉकेट की तरह शूट मारेगा। जब यार जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिरा गया था, उसके बाद हिरोशिमा और नागासाकी तो क्या आसपास की जगह भी पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। उस टाइम पे जापान बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करता था, चीज़ें नहीं बनाता था खुद। पर उसके बाद जो जापान के जो लीडर थे उन्होंने ये डिसाइड करा और ऐसे पूरी कंट्री में ऐसा प्रचार करा कि अब सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक जापान बनाएगा, हम अपनी चीज़ बनाएंगे, अपनी चीज़ यूज़ करेंगे। तो वो जो पैसा है जो हम बाहर बेचते हैं वो हमारे ही देश में पैसा आएगा, हमारे लोग उसको यूज़ करेंगे, तब हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। उसके बाद से जापान में कैमरे से लेकर जूते से लेकर कोई ऐसी चीज़ है जो जापानीज़ लोग नहीं बनाते, जो जापानीज़ कंपनियाँ नहीं बनाती और बहुत अच्छी बनाती हैं। तो इकोनॉमी ग्रो हुई। अमेरिका तक जापान के तौर तरीक़ों को सैल्यूट करता था कि भाई ये बहुत बड़ी पावर है आज के टाइम में दुनिया की। तो वही अगर हिंदुस्तान में भी अगर हम करने लग जाएँ कि हिंदुस्तान में चीज़ें जो बन रही है उन्हीं को यूज़ करें और इंडिया ही की चीज़ें खरीदें, सारा कुछ तो नहीं हो सकता क्योंकि सारी चीज़ नहीं बनती, ये एक दिन में तो चुटकी बजाते तो सारी चीज़ नहीं बदलेगी। पर धीरे धीरे आने वाले
5 साल में, 10 साल में, 20 साल में भी बदल जाएगी तो यार, तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है ना, उनको फुल खुल के स्वाद आ जाएंगे। सिर्फ सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती, जितना जिस पे बस की है ना, अगर हम उतना थोड़ा अपना पार्ट भी कर लेंगे ना, तो हम भी जो इंडिया बेहतर बन रहा है ना, उसमें थोड़ा सा अपना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि भाई हाँ, मैंने भी अपने हिस्से का किया था। अब जो जैसे मेरी जो RRJ अकेडमी है, उसमें जापानीज लैंग्वेज पढ़ाते हैं हम, उसमें से यार 4 जनों को ना स्कॉलरशिप दी है इस बार, कि एक को तो 100% दी है और बाकी 3 जनों को 25% दी है, कि जितना यार अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही तो दे पाएंगे ना। उसके बाद एक आत्मनिर्भर करके ट्रस्ट है, उनके साथ मिलके इस बार एक स्टूडेंट को तो पूरे की पूरी 100%, जो बाकी जो 4 को दी वो है परफॉर्मेंस वाइज स्कॉलरशिप जो होती है, ताकि जो अच्छा कर रहे हैं, अटेंडेंस जिनकी अच्छी है, जो अच्छा पढ़ लिख रहे हैं, तो उनको दी है। पर इस बार तो क्या है कि जिस पे जो परफॉर्म करने का जिसको चांस नहीं मिला ना अब तक, उसके लिए फ्री में ही एक स्कॉलरशिप दी है कि एक जना आओ और एडमिशन लो और पढ़ो और अच्छा परफॉर्म करो, और उसके बाद हर महीने हर बैच के बाद स्कॉलरशिप लेते जाओ, ताकि तुम्हारी जो जापानीज़ की जो लैंग्वेज की जो पढ़ाई है, जितना अफोर्ड कर सकता हूँ उतना कर दूँगा। जो आत्मनिर्भर ट्रस्ट है ना, ये मेरे दोस्त हैं यार बड़े सही, तो इन्होंने जो ऐप बनाई है, एक अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं ना। राम राम जी पन भाई, आपसे कुछ प्रश्न है, कुछ सवाल है, चलेगा आपको? जब आप ताजमहल चाय खरीदते हैं तो उसका पैसा किस देश को जाता है? अरे ये इसका नाम, ये तो इंडियन लग रही है नाम से। सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, चिंग्स चाइनीज कौन से देश का? ये तो नाम से चाइनीज सी लग रही है। आपको नाम से लगेगा चाइनीज, लेकिन है ये इंडियन, दिल्ली कैपिटल फूड्स। जय हिंद दोस्तों, हाउस द जोश। मैं हूँ क्षितिज, यानी आपका देसी रॉकेट साइंटिस्ट। 11 साल से मैं USA में रॉकेट साइंस यानी एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। अगर आप अनजाने में ऐसे किसी देश की सहायता कर रहे हैं अपने परचेसेस से, जो कि हमारा दुश्मन देश है और जिसका निशाना हमारे सरहद पर लड़ रहे वीर जवान सैनिक हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे वो जवान सरहद पर बर्फ़ से, कभी लू से जूझते हुए वो हमारी रक्षा करने के लिए तत्पर है। तो हमें भी वॉलेट वॉरियर बनने की आवश्यकता है। मेरी जो टीम है वो इसी सोच के साथ आई कि हम एक ऐसा ऐप बनाते हैं जिससे हम सटीक जानकारी दे सके सारे कंज्यूमर्स को। उससे आपको ये पता चल सके कि आप जो सामान खरीदने जा रहे हैं उससे किस देश को फ़ायदा हो रहा है, और अगर जिस देश को फ़ायदा हो रहा है वो इंडिया नहीं है और आप हमारे भारत देश को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उसी पेज पर ऑल्टरनेटिव्स भी दिखेंगे। ये इंडिया का सबसे बड़ा स्वदेशी डेटाबेस है। इसमें करीब 1 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट्स और 7,000 से ज़्यादा कंपनीज़ हम डालने का प्रयास कर रहे हैं। हमने काफ़ी सारा डेटा इकट्ठा कर लिया है, वो रॉ फॉर्म में है। तो अगर अभी आप ऐप यूज़ करेंगे तो शायद आपको सारी कंपनीज़ या सारे प्रोडक्ट्स ना दिखें, तो आप चिंता मत करिए, हमारी टीम लगी हुई है। तो इस ऐप में क्या होता है कि जितनी भी कंपनियां हैं ना, इंडियन कंपनी कोई बनाती है और वो ठीक ठाक बना रही है, बस हम इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। तो हमें वो खोल के देख के ट्राई करके पता चल जाएगा, और उसके बाद फिर अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं कि हम जो पैसा जो हमारा कमाया हुआ है वो हम अपने इंडिया के ही अकाउंट में डालना चाहते हैं या किसी और देश के अकाउंट में डालना चाहते हैं। और उसमें भी अगर कोई जो देश के रिलेशन अच्छे हैं इंडिया से, वो उसमें जा रहे तो बढ़िया है। पर जैसे चाइना है, वो तो उन पैसों से भैया हथियार खरीद के हमारे फौजियों में दाग रहे हैं गोली। कोई जैसे और भी कई देश है जो हमारे देश से रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं, तो उनको पैसा पहुंचाना तो यार ये तो ठीक बात नहीं है। तो जो एक स्टूडेंट की 100% वाली स्कॉलरशिप को जो मैंने अनाउंस कर दिया था, अपने इंस्टाग्राम पे भी कर दिया था और RRJ अकेडमी के इंस्टाग्राम पे भी किया था और अपने कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था, तो एक का नाम आ गया भाई। मेरी पूरी काउंसलिंग रहेगी जैसी रहती है। टीचर्स हैं, जापानीज़ टीचर्स हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि तो जो तुम्हारे सपने हैं वो पूरे हो जापानीज़ लैंग्वेज से रिलेटेड। बाकी तो रॉकेट अगर उड़ाना सपना हो तो वो तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। बाकी तुम्हें जो मेरी जो टीम है RRJ अकेडमी की, वो कॉल करके प्रॉपर समझा देंगे और फिर मिलते हैं, ऑनलाइन बात करते हैं, मैं समझाता हूँ सारा सिस्टम। और हाँ, 15 अगस्त का भाई शुभ अवसर है, इस पर म्यूज़िकल परफॉर्मेंस तो होनी चाहिए। तो मित्सुए और एक और हमारे साथ है सवाको-चान, दोनों जापानीज़ हैं और दोनों बहुत ही बेहतरीन म्यूजिशियंस हैं। उन्होंने मिल के, मैंने बताया गाना वाना थोड़ा बहुत, उन्होंने मिल के एक ऐसा परफॉर्मेंस ही तैयार करी है, सुन के देख लो बेटे, स्वाद ना आ जाए तो।
मज़ा आ गया। एनीवेज, होप यार मेरी कही हुई थोड़ी सी बात दिमाग में घुसी हुई होगी या किसी के दिल को टच करी होगी। नहीं करी तो यार ज़िंदगी तो सबकी चलती रहती है, कोई आफत तो आने रही। एनीवेज, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना, अरे कैसे इसके अलग आग लग रही है। एनीवेज, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना, भगवान कसम कर लीजिए तो थैंक यू है। और जो नहीं कर रखा आराम से कर लीजिए, बाद में कोई आफत ना आ रही है। अच्छा जी, फिर मिलेंगे। राम राम, जय हिंद, जय भारत।